हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। हमारा चल रहा था यूनिट वेव ऑप्टिक्स, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो चलिए आज देख लेते हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का क्या मतलब होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन है कि व्हेन द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ईच अदर, the resultant displacement at any point on a given instant is equal to the vector sum of displacement due to the individual wave at that point। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक मीडियम में एक से ज़्यादा वेव चल रही है तो उनके सुपर इम्पोज से वहाँ पर एक नई वेव जनरेट हो जाती है और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल के वेक्टर सम के इक्वल होता है। वो नया डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर तैयार हो जाता है, उसे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल पर आपको ये ऐसा समझाया जाता है कि सपोज ये आपके पास में कोई वेव है और ये वेव का एक एक्सिस है और ये वेव आपकी चल रही है और ये जो वेव का ये है ये हिस्सा ये आपका क्रस्ट कहलाता है। ठीक है। सिमिलरली एक और वेव उसी मीडियम में सेम फेज पर आई और इस वेव से आकर टकरा गई, तब इन दोनों के सुपर इम्पोज से यहाँ पर एक नई वेव की फॉर्मेशन हो गई है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है दोनों ही वेव से के दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या करी है, सुपर इम्पोज करी है। तो वहीं पर हम ऐसा देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि दो वेव्स का क्रस्ट ही आपस में आकर टकराए। हो सकता है कि दो वेव्स का आपस में वहाँ पर ट्रफ भी जाकर मिल गया हो, कि इस एक वेव आई, इसका ट्रफ मिला, एक और वेव आई, इस वेव का भी आपको यहाँ पर ट्रफ मिला। तो जो नेट रिजल्टेंट आपका किसी नई वेव का आया, उसके ट्रफ का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो सही मायने पर यहाँ पर क्या हुआ है, डेफिनेशन ये तो काफ़ी लेंथी है पहले वाला, आप दूसरे वाला देखिए। यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी का ही तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब भी कोई वेव चलती है तो वेव के चलने के साथ साथ वो एनर्जी ही तो ट्रांसफ़र होती है। पार्टिकल तो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी दो वेव का क्रस्ट मिला तो एक बड़ा मैग्नीट्यूड क्रस्ट का मिल गया। अगर दो वेव के ट्रफ आपको मिले तो उस वेव का बड़ा ट्रफ का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। तो यहाँ पर सही मायने में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है आपका, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसे हम इंटरफेरेंस भी लाइट का कह सकते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। तो चलिए, अगर हम ऐसा देखें कि जरूरी नहीं कि क्रस्ट और क्रस्ट के मैग्नीट्यूड मिलकर ही एक बड़ा क्रस्ट बना होगा, या ट्रफ और ट्रफ के मैग्नीट्यूड मिलकर ही एक बड़ा ट्रफ बना होगा। हो सकता है कि एक इक्वल मैग्नीट्यूड का क्रस्ट एक इक्वल मैग्नीट्यूड के ट्रफ के साथ मिल जाता है, तब जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी ना, वो बिल्कुल एक फ्लैट लाइन होगी। ठीक है। तो ये आपकी कैसी लाइन होगी बच्चों, फ्लैट लाइन होगी। यानी कि अगर सपोज 5 mm का डिस्प्लेसमेंट था क्रस्ट के पास में और 5 mm का डिस्प्लेसमेंट ही था ट्रफ के पास में, तब रिजल्टेंट वेव आपकी नल वेव होगी। तो अगर आप ऐसा, या स्टेशनरी वेव्स आप इसे कह सकते हैं। क्लास 11th में आपने डिस्कस करा था, स्टेशनरी वेव्स भी आप इसी को नाम देते हैं। अगर सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट क्रस्ट का 5 mm होता पॉजिटिव और ट्रफ का होता आपका 6 mm निगेटिव, तब आपकी रिजल्टेंट होती 1 mm निगेटिव। ठीक है। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। तो जैसा कि आप प्रीवियसली देख चुके हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अभी हमने आपको बताया था कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है जब एक या एक से ज़्यादा वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में सुपर इम्पोज करती है। वह घटना की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को और ब्रीफली डिस्कस करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यंग। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अपने एक्सपेरिमेंट में यंग साहब ने क्या बताया, आइए जरा उसको पढ़ लेते हैं। तो यंग साहब ने क्या काम करा, सबसे पहले यहाँ पर एक सोर्स ले लिया। तो उन्होंने एक सोर्स लिया जिसे नाम दिया उन्होंने एस। उन्होंने इस सोर्स के नाम सामने एक स्लिट रखी। यहाँ पर 2 स्लिट उन्होंने अपने सोर्स के सामने रख दी और स्लिट को नाम दिया है S1 और S2। उन्होंने दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d दिया है। स्लिट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर d दिया गया है और सामने रखी है एक स्क्रीन
जहां पर आपको इन सोर्स से डेवलप होने वाले पैटर्न आपको दिखाई देने वाले हैं। तो अब उन्होंने इन स्लिट और ये जो स्क्रीन आपके सामने रखी हुई थी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वहां पर कैपिटल डी नाम से पुकारा गया था। तो सबसे पहले जो यंग थे वे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया लाइट का, जैसे कि हम एग्जांपल माने तो सोडियम वेपर लैंप होता है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है जो एक ही कलर की लाइट थी। तो उन्होंने क्या करा, वह लाइट चमकी एक रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट पर। रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट आपकी एस थी, लगभग इसकी जो थिकनेस थी ना वो 1 mm की थी। इस स्लिट की थिकनेस कितनी थी? 1 mm की थिकनेस थी इस स्लिट की, ठीक है। और इसके बाद उसने आगे देखा कि 2 स्लिट और, एक S1 और एक S2, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है और बहुत ही नैरो है। ये पैरेलल स्लिट ली है, ये बहुत ही बारीक सी है, बहुत ही नैरो है, तो अरेंज करी गई थी सिमेट्रिकली और पैरेलल, ठीक है। और लगभग 10 सेंटीमीटर थी ये यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद जो सेपरेशन था S1 और S2 का वो लगभग 2 mm का था। S1 और S2 के बीच का सेपरेशन यहाँ पर 2 mm लिया गया था, और जो विड्थ थी स्लिट की वो लगभग 0.3 mm की वहां पर उन्होंने ली थी, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर देखने के लिए जो स्क्रीन थी वो लगभग इन स्लिट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई थी, ठीक है। यहीं पर आपको इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेस थी वे आपको दिखाई देंगी और उन्हें आप इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। अगर इनमें से आप एक स्लिट पर हाथ रख लेते हैं तो एक स्लिट से बनने वाला जो डायग्राम है आपका, किसी एक स्क्रीन पर बनने वाला जो डायग्राम है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। या तो वो डार्क का स्पॉट होगा या वो ब्राइट का स्पॉट होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि क्या था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपने एक सोर्स लिया है, ये सोर्स क्या डेवलप करने वाला है, क्योंकि ये सोर्स पॉइंट सोर्स है तो ये आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स डेवलप करने वाला है, ऐसा हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में हमें बता दिया था। तो अब ये जो वेव फ्रंट्स बन रही है, ये वेव फ्रंट्स कहाँ तक पहुंची है? स्लिट S1 और स्लिट S2 के पास पहुंची है। तो ये जो स्लिट S1 और S2 है ये आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेगी, और इसका हर एक पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे ये आपका एक नए सोर्स का काम करेगा, और ये अल्टरनेटिवली नई वेव्स यहाँ से डेवलप कर देगा। ये वेव्स यहाँ से डेवलप कर दी क्योंकि ये भी पॉइंट सोर्स ही है, तो ये हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही जनरेट करेगा। अल्टरनेटिवली ये हमारी यहाँ पर भी पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो स्क्रीन पर हमें कुछ पैटर्न यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, जहाँ पर हमारे डार्क स्पॉट होंगे, तो वहाँ पर हमारी कैसी फ्रिंजेस होंगी डार्क स्पॉट के लिए? डार्क फ्रिंजेस वहाँ पर होंगी हमारी स्क्रीन पर। और कहीं पर चीज़ें हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं, कहीं पर चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, वहाँ पर हमारे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, जहाँ पर डार्क रेंज होगी हमारे, ये जो इमेजेस बन रहे हैं स्क्रीन पर ये हमारे डार्क फ्रिंजेस होगी। तो अल्टरनेट ऑर्डर पर यहाँ पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे यंग साहब। तो अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो चलिए यहाँ तक का तो बात हुई थ्योरी की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि क्या कंडीशन थी जिसके द्वारा, अब देखिए सबसे पहले ये कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ है। कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पर जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट और एक वेव का दूसरी वेव का भी क्रस्ट ही मिला है, वहाँ पर हुआ है कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ है? जहाँ पर एक का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिला है। तो जब दो वेव के क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब दो वेव के, एक वेव का क्रस्ट और एक वेव का ट्रफ आपस में मिलता है तो वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव में या तो क्रस्ट क्रस्ट मिलते हैं या मिलते हैं ट्रफ ट्रफ, और डिस्ट्रक्टिव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ। अगर आपको कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन देखना है तो आपको कंप्लीटली ही उतनी ही ये कह सकते हैं उतने ही डिस्प्लेसमेंट का क्रस्ट होना चाहिए, उतने ही डिस्प्लेसमेंट का आपका ट्रफ होना चाहिए। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ लेते हैं क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए हम सबसे पहले
एक बात पर चर्चा ले आते हैं कि जो वेव हमारी बन रही है यहाँ पर वे हमारी साइनोसॉइडल वेव है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने एज्यूम कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेव का y1 है और उस जो वेव है हमारा उसका एम्पलीट्यूड आपका a1 है। और क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव है और ओमेगा टी इसका एंगल है, तो इक्वेशन बन जाता है हमारी पहली वेव का y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी कोई वेव है, इस वेव का ये एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड कितना है a1, जहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई है। साइनोसॉइडल वेव है तो आपने साइन ओमेगा टी कहा है। कोई दूसरी वेव है जो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, कहीं यहाँ से अगर कोई किसी शुरुआती कोई फेज से स्टार्ट हो रही है, तो हम मान लेते हैं जो दूसरी वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y2 है और उसका एम्पलीट्यूड कुछ इतना है a2 है और ये भी साइनोसॉइडल ही है, बट कुछ फेज सपोज ये 5 फेज से आगे है तो आपने इस्तेमाल करा है ओमेगा टी प्लस 5। इक्वेशन ये आपकी 1 है, इक्वेशन ये आपकी 2 है। आपको पता था कि दो वेव का हमेशा सुपर इम्पोज होता है, तो आपने दोनों वेव्स का क्या कर दिया है यहाँ पर सम कर दिया है, तो आपको मिला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू जैसे ही आपने सुपर इम्पोज करा है तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर, आप इस इक्वेशन में a1 साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखते हैं, a2 को बाहर ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है साइन a प्लस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, मीन्स दैट साइन ओमेगा टी इंटू में कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी इंटू में साइन 5। अब आप इस a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी चलिए हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं, तो हमारे पास बचता है क्या बचता है हमारे पास में y इज इक्वल टू हमारे पास बचता है y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस 5 साइन ओमेगा टी प्लस इसे हम लिख लेते हैं a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ से हम एक चीज लेट कर ले रहे हैं कि लेट a1 प्लस a2 कोस 5 इज इक्वल टू a कोस थीटा 5 नहीं थीटा, ये क्वेश्चन आपकी x हुई एंड a2 साइन 5 इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये आपका इक्वेशन y हुआ। ये दोनों ही वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन z में रख देते हैं, तो बाई इक्वेशन z आपके पास क्या बनता है, तो y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस 5 का वैल्यू आप रखे हैं a कॉस थीटा इंटू में क्या है आपके पास में साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 का वैल्यू आपने रखा है a साइन थीटा और आपके पास में बचा हुआ है कॉस ओमेगा टी। यहाँ से आप क्या करते हैं a कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचता है आपके पास में साइन ओमेगा टी हमने पहले रखा है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपके पास बच जाता है साइन ए प्लस बी, मीन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपका एक हार्मोनिक इक्वेशन होता है हार्मोनिक वेव का। चलो ये तो पता लग गया कि ये वेव आपकी हार्मोनिक वेव है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एग्जिबिट करने वाली है। बट हमें निकालना है कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो उसके लिए इक्वेशन x और इक्वेशन y का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन x का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों का सम कर देते हैं और एम्पलीट्यूड यहाँ से निकाल देते हैं। तो लेफ्ट का स्क्वायर लेफ्ट में ही ऐड करके ऐड कर देंगे और राइट का स्क्वायर राइट में ही ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा बनता है a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से बना है हमारे पास a1 प्लस a2
कोस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों टर्म से देखिए आप, ए स्क्वायर आपका कॉमन आ चुका है, अंदर बचा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, तो आपके पास बनता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आपका वैल्यू 1 होता है, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू आपके पास बचता है A1 स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों वैल्यू से आपका A2 स्क्वायर को माना जाता है, बनता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई जिसका वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास बनता है A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई आपके पास में आ जाता है। अब देखिए साइड में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कोई भी वेव है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करे चाहे वो डिस्ट्रक्शन करे, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, इसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देते हैं और कांस्टेंट है आपका k। तो I इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखें वैल्यू, तो अगर रूट भी ले ले तो रूट I इज इक्वल टू रूट k इंटू a, ये आपका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटेंसिटी के टर्म में जब लेकर जाएंगे तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में हम k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ आपके पास बचेगा k a स्क्वायर इज इक्वल्स टू k A1 स्क्वायर प्लस k A2 स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो 2A1 A2 वाला कंडीशन है ना, इसे आप क्या करते हैं, इसे आप लिख लेते हैं 2 रूट k A1 रूट k2 A2 कोस फाई। k a स्क्वायर आपकी नेट इंटेंसिटी हो जाएगी I, k A1 स्क्वायर आपकी हो जाएगी I1, k A2 स्क्वायर हो जाएगी आपकी I2 प्लस 2 रूट, देखिए 2 का तो वैल्यू 2 रहेगा, रूट k A1 आपका रूट I हो जाएगा, रूट I1 रूट k A2 ये आपका रूट I2 हो जाएगा और बाकी बचेगा आपका cos फाई। अब इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो 2 रूट I1 I2 cos फाई है, यही आपके इंटरफेरेंस की कंडीशन को डिटरमाइन कराने में हेल्पफुल होती है। इस कारण इस टर्म को नाम दिया जाता है बच्चे इंटरफेरेंस टर्म, यही आपकी इंटरफेरेंस टर्म होती है। तो आप ध्यान दीजिए, यही आपका डिसाइड करेगी पूरा का पूरा रोल क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को फर्दरली आप ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। ये कोस फाई ही डिटरमाइन कराने वाला है कि आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो आप ध्यान से देखिए एक बात, अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंडीशन देख लेते हैं। अब कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए क्या कंडीशन होने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इसमें कोस फाई का वैल्यू 1 हो जाता है तो वैल्यू रूट I1 का स्क्वायर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी वैल्यू का सम हुआ है एम्पलीट्यूड्स का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई का जो वैल्यू है वो 1 आपका होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो फेज डिफरेंस है, जो दो वेव हमने ली थी जिनका इक्वेशन हमारे पास में क्या था शुरुआत में, याद करिए A1 साइन ओमेगा टी A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जो फाई है ना आपका जो फेज डिफरेंस है, अगर हम इसे 2 पाई मान लेते हैं और इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का है, तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच का, वो हमारा 2 पाई पी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू 1 कोस में कब कब हो सकता है, जब कोस का वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो
अप टू ये कंडीशन चलता रहना चाहिए। तो अब अगर हम अलग अलग से कंपैरिजन कराएं, तो अगर हम p का 2p बाई लैम्डा को 0 के इक्वल पहले रखें तो यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर हम 2 पाई के इक्वल रखें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में लैम्डा। अल्टरनेटिवली अगर 4 पाई के इक्वल रखें, 2 पाई से 2 पाई कटेगा 2 टाइम्स, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 लैम्डा। सिमिलरली p इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा। तो यही कंडीशन अगर आपकी n टर्म्स तक चलाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आपका p इज इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए आप ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ के लिए आपके पास में क्या कंडीशन होगी, ये n इज इक्वल टू 0 का कंडीशन है। n इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, वेव आपकी सीधी चली जाएगी। अगर n इज इक्वल टू आपने 1 रिप्लेस करा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 लिया है तो इसका कर्वेचर थोड़ा सा घट जाएगा, ये ध्यान दीजिए आप सब, थोड़ा सा कर्वेचर घट जाएगा और ग्राफ थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ को n इज इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के लिए अभी आपका कर्वेचर, क्योंकि पार्ट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कर्वेचर आपका लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। तो अल्टरनेटिवली अगर आप नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखना चाहें पार्ट डिफरेंस, तो सबसे बड़ा जो कर्वेचर होगा वो आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए होगा, फिर लगातार n इज इक्वल टू -1 के लिए, फिर लगातार कर्वेचर इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। ये n इज इक्वल टू -2 के लिए है और ये n इज इक्वल टू -3 के लिए, इसका कर्वेचर लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था हमारा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चर्चा ले आते हैं, तो कंडीशन देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? देखिए कंडीशन देखिए, अगर आप यहाँ से देखते हैं इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर cos फाई का वैल्यू इंटरफेरेंस टर्म में अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर बन रहा है। बट अगर यहीं पर cos फाई का वैल्यू -1 आप रख दें तो आपका जो वैल्यू है √i1 माइनस √i2 वो तो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन आपका बन रहा है। तो उसके लिए हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि जो हमारा फेज डिफरेंस था वो 2 पाई का था, उसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा का था। तो पार्ट डिफरेंस दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच कितना होता है, 2 पाई p बाई लैम्डा होता है। और निगेटिव वैल्यू के लिए पाई, इसके वैल्यू होंगे आपके पाई, 3 पाई, सारे ऑड नंबर्स होंगे, पाई अप टू 7 पाई और अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अगर ये वैल्यू आप पहले से कंपेयर करते हैं, पाई से पाई कटेगा तो p का वैल्यू आपके पास आ जाएगा λ/2, फिर आ जाएगा आपके पास में 3/2 लैम्डा, फिर आपके पास में आ जाएगा 5/2 लैम्डा। देखिए पहले कंपैरिजन कराना है इसका और इसका, तो पाई से पाई कटेगा तो p इज इक्वल टू λ/2, फिर कंपैरिजन इसका और इसका, तो पाई से पाई कटेगा 3/2 लैम्डा। अल्टरनेटिवली एक क्रम लगातार चलता चला जाएगा और कहाँ तक चलता चला जाएगा, p इज इक्वल टू 2n-1 λ/2 तक। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर आप n का वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो λ/2, n का वैल्यू 2 करते हैं तो 3/2 लैम्डा, n का वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं तो 5/2 लैम्डा। अल्टरनेटिवली ये आपका चलता रहेगा। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट बी में हम कवर करने वाले हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स को, देखेंगे कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स किस प्रकार कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, और पढ़ेंगे कंडीशन 2 कोहेरेंट सोर्स को बनाने की, और करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ के लिए हम डेरिवेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए था इसका आपका इंटरफेरेंस का। पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।